हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। सो प्रेजेंटिंग टू यू द यूनियन बजट 2025। यूनियन बजट 2025-2026 की बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन आदमी के परस्पेक्टिव से भी जानने के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, उस सब के ऊपर यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे। फाइन। सबसे पहले बात करते हैं बजटिंग की। ओके, ये बजट होता क्या है? बजट का मतलब क्या होता है? एक कॉमन इंसान के लेमैन लेवल से एग्जांपल देता हूं। मैं अज्यूम करता हूं आप एक स्टूडेंट हो। आप एक स्टूडेंट हो और आप घर छोड़कर किसी शहर में आकर बैठे हो। मैं मानता हूं कि आप जम्मू शहर में आकर बैठे हो, आप डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह कहीं के भी रहने वाले हो। आप आकर बैठे हो जम्मू में, या फिर आप श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, आप श्रीनगर में आकर बैठे हो, किसी भी दूर दराज इलाके से आकर आप श्रीनगर में बैठे हो। ओके, आपको घर वाले डालते हैं महीने का 10,000। कितना डालते हैं? आपको महीने का डालते हैं 10,000। अब इस 10,000 में से आपको क्या करना है? आपका रूम का रेंट मान लेता हूँ 4,000 रूम का रेंट भरना है, 1,000 आपको लाइब्रेरी की फीस भरनी है, 5,000 आपके पास बाकी रहता है बाकी खर्चे निकालने में। इस 5,000 में भी आपको एक बार सैलून जाना है, ठीक है ना, आपको एक बार मोबाइल रिचार्ज करना है, और बाकी चीज़ों में आपको डे टू डे के खर्चे निकालने हैं। तो ये आपने क्या किया? जब आपके पास 10,000 आए, आपने सबसे पहले कहा कि मुझे 4,000 रूम का रेंट देना है, 1,000 मुझे लाइब्रेरी की फीस देनी है, और इन 5,000 को मैं देखूंगा इनका मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। ये क्या कर रहे हो आप? ये आप बजट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? बजट बना रहे हो। अब इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न, और एक इमर्जिंग मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इसके बजट के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है। एफडीआईज कैसी आएंगी हमारे देश के अंदर, वो डिपेंड करता है हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कैसा होगा। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा तो उस कंट्री का लॉन्ग रन में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर कोई भी बाहर की कंपनी आकर निवेश करे, ये काफी ज्यादा इसके चांसेस कम होते हैं। तो बजट क्या होता है? बजट के रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, मैं आपसे पेशेंस चाहता हूं, बट एक चीज का वादा करता हूं, इसके बाद आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं। बजट को समझने के लिए आप खुद बजट का डॉक्यूमेंट पकड़कर उसको समझ पाएंगे। न्यूज़पेपर खोलोगे, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी टर्म्स होंगी, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, स्लैब्स को कैसे पढ़ा जाता है, ये जो टर्म्स होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी टर्म्स हम जानेंगे, और प्रैक्टिकली हम देखेंगे 2025-26 के बजट को पढ़कर ये होता क्या है। ओके, तो देखो यहां पर क्या लिखा है। बजट का मतलब क्या होता है? बजटिंग का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर सरकार क्या काम करती है। सरकार प्लान बनाती है, उसके पास जो भी रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को किस तरह से कहाँ कहाँ पे लगाना है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा है, कहाँ कहाँ पे उस रेवेन्यू को खर्च करना है, कहाँ कहाँ पे उसको लगाना है। एक दिए हुए फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक दिए हुए फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस पैसे को कहाँ कहाँ पे लगाना। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ध्यान से समझना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। मिसाल के तौर पे अभी चल रहा है कौन सा? अभी चल रहा है हमारा फेब का महीना, फरवरी शुरू हो गया, तो अब जो आएगा मार्च और अप्रैल, 1 अप्रैल जो होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले साल 31 मार्च 2026 तक के जो ये 12 महीने होंगे, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। नॉर्मल जो ईयर होता है वो क्या होता है? 1 जनवरी से होता है आगे दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, ये शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। अभी जो चल रहा है, अभी देखो, अभी चल रहा है फेब का महीना, अभी चल रहा है फेब का महीना, फेब और फिर मार्च। 31 मार्च 2025 तक जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो बेसिकली पिछले साल 2024 में शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। तो अगर मैं ये बात करूं कि मैं अभी कहां पर हूं, तो मैं अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हूं, और ये जो अप्रैल आएगा, इस अप्रैल में 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। सो आई होप ये फाइनेंशियल ईयर वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए आप देखते हो ये साल साथ में जुड़े होते हैं, 2024-25 होगा, 2025-26 होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस साल के अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक की बात हो रही है।
बजट के बारे में जो है ना, बजट के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 112 इंडिया के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर। बट इस बात का भी ख्याल रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पे कहीं पे भी जो वर्ड बजट है, बजट कहीं पे नहीं लिखा है, नोवेयर। वहां पर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइन। और इसके अंदर क्या दिए? दो चीजें, सरकार के पास कहाँ से पैसा आएगा, रिसिप्ट्स, और सरकार कहाँ कहाँ पे उस पैसे को खर्च करेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए जानने की है, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम जानते हैं। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, एक जैसी लगती हैं ये टर्म्स, लेकिन मैं इसको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कभी भी ये नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ध्यान देना, बस मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए। बजट की अगर हम बात करें, बजट की अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको घर वालों ने डाले 10,000, और फिर 10,000 को आप क्या कर रहे हो, 4,000 रूम का रेंट देना है, 1,000 लाइब्रेरी की फीस देनी है, और बाकी 5,000 के अपने डे टू डे के खर्चे निकालने हैं। ये जो आ रहा है ना पैसा, ये जो घर वाले पैसे आपको दे रहे हैं, ये कहलाती है रिसिप्ट्स। क्या कहलाती है? रिसिप्ट। कहाँ से पैसा आएगा। और ये जो आगे आप खर्च कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो पहले तो इन दो टर्म्स को समझो। रिसिप्ट का मतलब आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा हो रहा है। तो जब भी वर्ड रिसिप्ट आए, रिसिप्ट का मतलब जो पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब जो पैसा जा रहा है। ओके, आगे फिर इसके अंदर भी देखते हैं, जैसे रिसिप्ट है, रिसिप्ट के अंदर भी दो चीज़ें, एक तो रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। एक्सपेंडिचर के अंदर भी रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल दोनों के अंदर है। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या है? जब भी वर्ड रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होगा बार बार। क्या? रेवेन्यू का मतलब होगा बार बार। हिंदी में भी लिख देता हूँ, बार बार। क्या? बार बार। रेगुलरली जो खर्चा होगा सरकार का, कंटिन्यूसली डे टू डे बेसिस पे घंटों में खर्चा होता रहेगा, वो होता है रेवेन्यू। यहाँ खर्चे को रखो साइड पे, रेवेन्यू फिलहाल सिर्फ रेवेन्यू वर्ड का मतलब समझो बार बार, जो बार बार होगा, या तो बार बार आएगा या तो बार बार जाएगा। इसी तरह से वर्ड कैपिटल, कैपिटल का मतलब होगा एक बार, या तो एक बार में खर्चा हो जाएगा, या तो एक बार में पैसा आ जाएगा। और रेवेन्यू का मतलब बार बार, कैपिटल का मतलब एक बार, रिसिप्ट का मतलब आएगा, एक्सपेंडिचर का मतलब जाएगा। और अब यहाँ पर देखो कैसे इन चीज़ों को आप निकालते हो खुद। बस वर्ड ब्रेकडाउन, एक ही चीज़ पे ख्याल रखना, वर्ड ब्रेकडाउन। जैसे यहाँ पे लिखा रेवेन्यू रिसिप्ट, अब वर्ड ब्रेकडाउन करो। रेवेन्यू का मतलब बार बार, रिसिप्ट का मतलब आएगा, बार बार आएगा। बार बार क्या आएगा? टैक्स का पैसा बार बार आएगा। भाई आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके ऊपर जीएसटी लगता है ना। आप मैगी का पैकेट भी खरीदोगे, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। आप कोई भी चीज़ खरीदो, मोबाइल फ़ोन खरीदो, आप मैगी का पैकेट खरीदो, आप कोई दूसरी खाने की चीज़ खरीदो, हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है, वो सरकार के पास पहुंच रहा है। ये क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसी तरह से है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तो समझ आया ना, कंटिन्यूसली जो सरकार के पास पहुंच रहा है। आप रोज चीजें खरीदते हो, आप इतनी ज्यादा कंजप्शन करते हो, वो सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। आप कपड़े खरीदो, आप मोबाइल फोन खरीदो, आप खाने पीने की चीजें खरीदो, सरकार के पास वो पहुंच रहा है। दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। वो कंटिन्यूसली रेगुलर सरकार की इनकम है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल मतलब एक बार, रिसिप्ट मतलब आ रहा है, जो सरकार के पास एक बार आ रहा है। एक बार क्या आएगा? मानो सरकार ने लोन लिया, सरकार ने लोन लिया। सरकार किससे लोन लेती? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, या किसी कंट्री से लिया। ये क्या ले रही है सरकार? ये ले रही है लोन। अब लोन हर घंटे तो नहीं ले रही है, हर हफ्ते तो नहीं ले रही, हर महीने तो नहीं ले रही। ओके, बीच में कहीं लिया, जब जरूरत पड़ गई तो सरकार ने लोन ले लिया, तो एक बार में होगा, एक बार। कैपिटल रिसिप्ट। यहां सरकार की कोई इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार की कोई कंपनी है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, सरकार की कोई इंडस्ट्री है, सरकार ने वो बेच दी, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने बेच दिया, अब उससे पैसा आ गया सरकार के पास। अब ऐसा तो नहीं सरकार लगी है, आज भी एक कंपनी बेची, कल भी दूसरी इंडस्ट्री बेची, परसों कोई और इंटरप्राइज बेच दिया, ऐसा तो नहीं होता है। कभी जाकर बीच में जाकर बेच दिया ना, पैसा आ गया। कैपिटल रिसिप्ट वन टाइम, वन टाइम, रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, कहीं बीच में जाकर एक बार होगा। जो रेगुलर सरकार के पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। जो बीच में जाकर कहीं आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब बार बार, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो बार बार खर्चा हो रहा है, रेगुलरली खर्चा हो रहा है। रेगुलरली क्या खर्चा हो रहा है? भाई सैलरीज देनी है, भाई पेंशन्स देनी है, भाई सब्सिडीज देनी है। ये क्या हो रहा है? ये सरकार का रेगुलर एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे के खर्चे हैं ये।
ओके। और ये जो खर्चे हैं इनसे किसी भी किस्म का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ये फालतू का पैसा ये जा रहा है, इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से बनते हैं असेट्स, इससे बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हैं, वही वही टेक्निक लगाओ, वर्ड ब्रेकडाउन। कैपिटल का मतलब एक बार, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक बार कहाँ पर खर्चा होगा? सरकार ने हाईवे बना ली, कोई बन गई हाईवे। सरकार ने कहीं पे एम्स बना लिया सरकार ने कहीं पे रेलवे लाइंस बिछा लिया, अब रेल चलेगी, सरकार के पास पैसा आएगा। ओके, एसेट बन गए ना, हाईवे बना ली, एक बार में पैसा खर्च किया, हाईवे बन गई, सरकार का एसेट बन गया। सरकार ने स्कूल्स बनाए, सरकार ने कॉलेज बना लिए, सरकार ने हॉस्पिटल बनाए, सरकार ने हाईवेज बना लिए। ये क्या है? ये हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिज बना लिए, टनल बना लिए, कैपिटल टनल बना लिया, बन गया, एक बार में बन गया, है ना। अब ऐसा तो नहीं उसको फिर से खोदना है, फिर से बनाना, फिर से खोदना, फिर से बनाना, ऐसा तो नहीं होगा। एक बार में बन गया भाई, चनैनी नेशनल टनल बन गया, हाईवे बन गई, अब टूल प्लाजा पे पैसा कलेक्ट हो रहा है, एसेट बन गया ना देश के लिए। एक बार में खर्चा करके टाइम बिलशबा लगेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन बन गया। ये लॉन्ग टर्म में सरकार को क्या करेगा? सरकार को, देश को बेनिफिट पहुंचाएगा। ओके, सो एक बार फिर से इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बजट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट, वही ब्रेकडाउन, रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार आ रहा है, बार बार क्या आएगा? टैक्स का पैसा। कैपिटल रिसिप्ट, एक बार में पैसा आ रहा है, लोन से आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार खर्चा हो रहा है, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार में खर्चा हो रहा है, इसमें क्या बनेगा? इसमें एसेट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बन जाएगा इसके अंदर। ओके ओके, अब इनके साथ साथ एग्जांपल और जानते हैं जिससे आपको ये और चीजें समझ आ जाएंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट जब भी बजट में लिखा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो टैक्स रेवेन्यू, फिलहाल तो रेवेन्यू रिसिप्ट समझो। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो बार बार रेगुलरली रीऑकरिंग, बार बार सरकार के पास आ रहा है, जैसे कि टैक्स का पैसा, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स भर दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स से आ गया, और वेल्थ टैक्स तो खत्म हो गया है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सबसे पॉपुलर एग्जांपल। आप कोई भी चीज खरीदो, जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन खरीदते हो, आप शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, पैंट शर्ट वगैरह आपने खरीदी, मैगी का पैकेट ही, मैंने बताया मैगी का पैकेट ही खरीदा, उसके ऊपर भी जीएसटी, हर एक चीज के ऊपर, खाने पीने की चीज, इनके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार की इनकम हो रही है, ये रेगुलर इनकम है जो सरकार को मिल रहा है पैसा। इसी तरह से दूसरा होता है नॉन टैक्स, पैसा तो है लेकिन वो टैक्स का पैसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप बाइक पे जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना, सरकार ने चालान कर लिया, ट्रैफिक वाले ने पकड़ा, चालान किया, वो ट्रैफिक वाले ने पैसा कहाँ जाना है? वो पैसा जाएगा सरकारी खजाने में। ओके, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, आपने वहां पे क्या काम किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आपने प्रिस्क्रिप्शन बनवा ली, तो उसके ऊपर कुछ पैसे आपसे लिए जाएंगे। आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली, वहां पर फीस जो कटेगी, एडमिशन की जो फीस कटेगी वहां पर, वो कहाँ चला जाएगा? वो सरकारी खजाने में चला जाएगा, लेकिन टैक्स का पैसा नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वर्ड ब्रेकडाउन पे ध्यान दो। रेवेन्यू यानी बार बार, एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार खर्चा हो रहा है रेगुलरली। बाय इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने लोन लिया, अब सरकार को क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर किस्तें देनी पड़ती है, तो वो रेगुलरली एक फिक्स टाइम पीरियड पे देनी है सरकार को, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज के लिए जो सरकार से खर्चा हो रहा है रेगुलरली, ये क्या होता है? ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ये जा रहा है, बस ये सरकार के हाथों से जा रहा है, किसी भी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर नहीं बन रहा है। सैलरी चली गई, पेंशन चली गई, सब्सिडीज चली गई, इंटरेस्ट पेमेंट चली गई, कुछ नहीं हाथ लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा सरकार के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ओके, इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसी के ऑपोजिट क्या होता है? इसी के ऑपोजिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या काम करता है? वर्ड ब्रेकडाउन करो, खर्चा करेगा, एक बार में खर्चा करेगा, लेकिन क्या होगा? एसेट क्रिएट हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। सरकार ने रोड बना ली, हाईवे बना लिया, ब्रिज बना लिया, टनल बना लिया, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब क्या हो रहा है? ये देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। सरकार ने कोई जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये सब क्या हो रहा है? ये सब एक बार में पैसा चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंट्री को बेनिफिट पहुंचाएगा। अब सरकार ने बना लिया, टनल बना लिए, सरकार ने रोड बना लिए, चनैनी नेशनल टनल, ठीक है ना, बन गया। अब उससे क्या हो रहा है? वहां पे टोल कलेक्ट हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, बन गया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो रही है,
उससे भी क्या हो रहा है, ओवरऑल देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो रहा है। हाईवे बना लिया, टोल टैक्स कलेक्ट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, हाईवे बन गई, ट्रांसपोर्टेशन में फायदा हो रहा है, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उससे हो जाती हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फायदा होता है, इससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, जैसे अभी हमने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो रेगुलरली आ रहा है सरकार के पास। रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलरली, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, एक बार में आएगा। एक बार में क्या पैसा आएगा, जैसे सरकार ने लोन लिया, पैसा आ गया, ठीक है। सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की अपनी कोई कंपनी थी, अपनी कोई इंडस्ट्री थी, अपनी कोई इंटरप्राइज बोलो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलो, सरकार ने बेच दिया तो पैसा आ गया। अब सरकार रोज तो नहीं बेच रही है, सरकार हर दिन तो कोई इंडस्ट्री नहीं बेच रही, ऐसे तो सरकार के पास कुछ बचेगा नहीं। बीच में जाकर जब सरकार को जरूरत महसूस होती है उस वक्त वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, अपने उन एंटरप्राइजेस को बेच देगी, तो उससे सरकार के पास पैसा आ जाएगा। इसलिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, यानी एक बार में पैसा आता है, ये कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इससे क्या होगा, इससे सरकार के जो एसेट्स होते हैं, एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। जिस तरह अभी हमने यहां पर देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बनता है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, एसेट कम होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। सरकार ने लोन लिया, जब सरकार ने लोन लिया तो सरकार के पर लाइबिलिटी है, वो लोन चुकाना है। ओके, अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखना, जो लोन है, लोन मानो सरकार ने लोन दिया, आगे सरकार ने क्या किया, ध्यान से समझना एक चीज, सरकार है गवर्नमेंट ने लोन दिया। लोन के पर दो चीजें आती हैं, एक तो लोन के पर इंटरेस्ट आता है, दूसरा लोन के पर प्रिंसिपल आता है। जो इंटरेस्ट आएगा सरकार के पास, जो इंटरेस्ट आएगा रेगुलरली आएगा ना, रेगुलरली आ रहा है सरकार के पास इंटरेस्ट, ये किसका पार्ट बनेगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनेगा। जैसे लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, ओके, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल वन टाइम अमाउंट है, जितना पैसा देता, मिसाल के तौर पर मैंने दिया 100 रुपये लोन, ओके, जब ये ब्याज समेत मेरे पास आएगा, ये आ जाएगा कोई 120। इसमें से जो 20 रुपये आए होंगे ना मुझे, ये आए होंगे मुझे इंटरेस्ट के, जिसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर डालूंगा। लेकिन जो 100 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको किसके अंदर डालेंगे, ये जब वापस आएगा इसको कैपिटल रिसिप्ट के अंदर डालेंगे। किसके अंदर, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो रिकवरी ऑफ लोन, जो सरकार ने लोन दिया होगा, वो किसके अंदर जाता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाता है। इन चीजों का भी ख्याल रख लेना। हो गई ये चीज। इस बार का बजट अगर हम देखें, अभी तो हमने बहुत सारी चीजें देखनी है और भी जाननी जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ अभी तक जो हमने जाना उससे हम कितना बजट समझ पाएंगे ये जानते हैं। सरकार ने बात की जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, कैसी हमारी जर्नी रहेगी। तो जर्नी के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए इंजन चाहिए, तो किन इंजन को लेकर हम चलेंगे, सरकार ने बताया एग्रीकल्चर को लेकर चलेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आपको मालूम है हमसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। 1951 में जब लोकसभा का गठन हुआ, सदन बैठा, नई सरकार आई, 1950 में इलेक्शन का माहौल चला, 51 में सरकार बनी, तो हमारी जो सरकार थी, हमारी जो कंट्री थी, आपको मालूम होगा हमारे प्रियम्बल के अंदर भी वर्ड लिखा है सोशलिस्ट। क्या है, सोशलिस्ट। और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी जो है सोशलिस्ट की ही बात करता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सोशलिज्म पैटर्न को फॉलो किया जाता। सोशलिज्म का मतलब समाजवाद, सोशल वेलफेयर। इसके ऑपोजिट में आती है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। उसका मतलब क्या होता है, पूंजीवाद, जहां पर बिजनेस क्लासेस के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे अमेरिका में हमें आप बड़े बड़े देखोगे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेरिका का, ओके, इलॉन मस्क, बिल गेट, बड़े बड़े जो ब्रांड है कैपिटलिस्ट हैं वो अमेरिका के, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो तो होती है कैपिटलिस्ट, लेकिन जो एक अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, उसे सोशलिस्ट रहना पड़ता ताकि लोगों का भला हो सके। अब 1951 में जब सरकार बनी वो चलती थी सोशलिस्ट पैटर्न पे। सोशलिस्ट पैटर्न पे चलने का मतलब ये था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, अमीरों से ज़मीन छीनकर जिनके पास ज़्यादा थी गरीबों में बांट दी गई। तो सोशलिस्ट पैटर्न इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लानिंग। क्या ये लोग करते हैं प्लानिंग, ये लोग बनाते हैं कंप्रिहेंसिव प्लान। 5 साल का प्लान बनाएंगे, 10 साल का, 20 साल के प्लान्स बनाएंगे। इंडिया ने भी प्लानिंग अडॉप्ट की, उसको बोला जाता 5 ईयर प्लान्स। क्या बोला जाता, 5 ईयर प्लान्स। ये चले थे 2014 तक चले थे 5 ईयर प्लान्स, जब तक प्लानिंग कमीशन थी।
उसके बाद नीति आयोग आई, तो अब यहाँ पर कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनता है। 5 ईयर प्लान चलते थे। इन 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या होता था, जब सरकार बनती थी तो सरकार के आगे 5 साल कैसे होंगे, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, कितनी ग्रोथ रखी जाएगी, उस चीज़ों के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था। 1951 में जब सरकार बनी तो सरकार ने फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर, कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे। अब एग्रीकल्चर से क्या होगा, जब आप एग्रीकल्चर के फोकस करोगे सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बन जाती है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कि बाहर से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि बाहर से आप कोई अनाज लेकर आओ, बाहर से चावल लेकर आओ, बाहर से दाल लेकर आओ, बाहर से सब्जियां लेकर आओ, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने क्या काम किया 1951 से लेकर 56, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। प्लान सक्सेसफुल रहा, जो हमने ग्रोथ रखी थी ग्रोथ से ज़्यादा हमने अचीव किया। हैरो डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये पहला प्लान, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की थी। विर्चस साइकिल देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद सरकार को आई थोड़ी जल्दी। सरकार कहती नहीं एग्रीकल्चर बहुत हो गया, अब इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, देश में इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। 1956 से लेकर फिर 61 वाला जो आगे वाला प्लान चला, उसके ऊपर किया फोकस, किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कहा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, स्मॉल प्लस हैवी, दोनों तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। नेहरू महालनोबिस प्लान के अंदर ये काम किया गया। प्रॉब्लम हुआ, देश उतना अमीर नहीं था कि एग्रीकल्चर को भी इतना पैसा दे पाए, बैलेंस मेंटेन कर पाए। डिफेंस भी तो मेंटेन करना था, हमारे आसपास पड़ोसी जो इतने प्यारे प्यारे पड़ोसी हैं उनका भी ख्याल रखना था। तो डिफेंस को भी साइड पे रख दिया, एग्रीकल्चर को भी साइड पे रख दिया, सारा फोकस कर दिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। सारा पैसा चला गया इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर बैठ गया, डिपेंडेंट हो गए। चावल ही नहीं बन रहे हैं, दाल नहीं बन रही है देश में, सब्जियां नहीं बन रही है, हमें चावल लाने पड़े अमेरिका से। अमेरिका लगा चावल देने, और वो सड़े हुए चावल अमेरिका हमें लगा बेचने। ओके, तो प्रॉब्लम हुई ये कि हमने एग्रीकल्चर से ऊपर अपना ध्यान हटा लिया था। और ये चीज़ धीरे धीरे करके हुए समझ आई कहीं 2002 के करीब जाकर, जब 10th 5 ईयर प्लान आया, उस वक्त हमने कहा हो बहुत बड़ी गलती हो गई, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए था। चाइना तो इतना आगे चला गया, उसने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। तो फिर हमने जाकर कहीं एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया। तो अभी तक हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस करना पड़ रहा है। अभी तक हमने एग्रीकल्चर के ऊपर, आज भी हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ता, क्योंकि राइट टाइम पे नहीं दिया। चाइना इतना आगे क्यों चला गया? चाइना ने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। पहले देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, देश सरप्लस जनरेट कर पाए, इतना अनाज जनरेट कर पाए कि वो स्टोर भी कर सके, बाकी कंट्रीज को सरप्लस बेच भी सके। इंडिया ने क्या काम किया, पहले 5 साल चला एग्रीकल्चर, उसके बाद चल गए सीधे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। दूसरा प्लान फेल हुआ था पूरा, मतलब मॉडरेटरी सक्सेसफुल था, पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ था। लेकिन तीसरा प्लान आया, पूरी तरह से फेल हो गया। चौथा प्लान आया, पूरी तरह से फेल हो गया। फाइन। तो इस वक्त सरकार क्या बता रही, सरकार कहती है एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके देश के अंदर। यहाँ पर गंगयाल के अंदर भी, बड़ी ब्रह्मना के अंदर भी लगी हुई है। कोई साबुन बनाती है, कोई कोल्ड ड्रिंक बनाती है, कोई शैम्पू बनाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी कंजप्शन जो होती है यहीं से हम कर पाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देश की ग्रोथ के लिए। देश की ग्रोथ की एक पेस जो है ना, उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए एमएसएमईज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, सरकार इन्वेस्ट करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, बाहर की भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज आनी चाहिए। उन सब चीज़ों के ऊपर वो पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा। एक्सपोर्ट जितने ज़्यादा आपके देश के बढ़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रहा है ट्रेड डेफिसिट। जैसे आपने रिसेंटली चाइना का सुना होगा, चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है। चाइना भर भर के चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाता है, दुनिया को वो खरीदनी पड़ती है, सस्ते दामों में बिक जाती है। तो उनके क्या हो रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, वो ज़्यादा बेच रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, हम उतना बेच ही नहीं पा रहे हैं। ना हमारी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज एफिशिएंट है कि वो ऐसे जैसे चीज़ बना पाए कि बाहर वो लोग उसको खरीद सकें। प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम आज भी हमारे देश के अंदर चल रही है। ये टर्म समझो, एक होती इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आप बाहर से, अमेरिका से आपने कोई चीज़ मंगाई, चाइना से कोई चीज़ मंगाई, ठीक है। जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर से हमें तेल खरीदना पड़ता है, वो हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर बेचते हो। बेनिफिट क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करोगे, अपने देश में चीज़ें लाओगे, आपको डॉलर देना पड़ता है। अब आप रुपये तो उठाकर नहीं दोगे, आपको डॉलर देना। आपने अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई, आपको डॉलर में पेमेंट करनी है। तो ओवरऑल जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर्स के ही अंदर होता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, फॉरेक्स होता है, उसको झटका लग जाता है। एक्सपोर्ट के बेनिफिट क्या होते हैं, एक्सपोर्ट के बेनिफिट ये होते हैं कि जब आप बाहर चीज़ें बेचते हो, अब जैसे आप उनको डॉलर दोगे, वो भी आपको देंगे, तो आपके यहाँ डॉलर की तादाद बढ़ती जाएगी। क्या होगी, डॉलर की तादाद बढ़ती जाएगी, जिससे आपको, जैसे आपको क्रूड ऑयल खरीदना है,
तो क्रूड ऑयल खरीदने में आपको आसानी हो जाएगी। 1991 में प्रॉब्लम क्या आ गई थी, हमारे पास बचा था लगभग 2 हफ्ते का बचा था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसके बाद वो हमारे पास ख़त्म हो जाता और फिर हम तेल कैसे खरीदते, तेल खरीदने के लिए पूरा का पूरा देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बैठ जाता, सारी इंडस्ट्रीज बैठ जाती अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाता, अगर हम तेल भी नहीं खरीद पाते। 1991 में यही प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें की थी। तो इसलिए करना क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। जितने ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स होंगे, इम्पोर्ट बिल कम आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट से आप ट्रेड सरप्लस की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। सो ये फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर, सेकंड इंजन ने कहा एमएसएमई, थर्ड इंजन ने कहा इन्वेस्टमेंट के ऊपर और फोर्थ इंजन कहा एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई, 2 चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, मैंने कहा कि एक पैसा आता है, दूसरा पैसा जाता है। ओके, वो 10,000, एक आगे आपकी रिसिप्ट्स, दूसरे आगे एक्सपेंडिचर, इनको जानने की कोशिश करते हैं। रुपी कम्स फ्राम, यानी रिसिप्ट्स, सरकार के जो रिसिप्ट्स हैं, सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आने वाला है, सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा 24% जो आने वाला है ना, वो आने वाला है बोरोविंग से, यानी सरकार को लोन लेने हैं, और ये हर बार ऐसा होता है, बोरोविंग से सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास आता है। आप ज़रा देखो 24%, यानी लगभग बजट का 1/4 तो सिर्फ सरकार ने बोरो ही करना है। ओके, सिर्फ लोन लेने सरकार ने। उसके बाद फिर हम देखते हैं इनकम टैक्स से आना है 22%, 22% इनकम टैक्स से पैसा आएगा, 18% जीएसटी कलेक्शन होगा, और कॉरपोरेशन टैक्स जो है, जो कॉरपोरेट जो इंडस्ट्रीज भरती हैं, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, वहां से जो आएगा 17% आएगा। अब आप जरा आइडिया लगाओ, 22%, 24% अगर सरकार ने बोरोविंग करनी है, सरकार के पास पैसा आना है, रिसिप्ट जो आएगा सरकार के पास पैसा, तो बदले में इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करनी है, तो 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा, इतना बड़ा हिस्सा पेमेंट में ही चला गया। तो इसीलिए मैंने बताया था मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी का होता है। लेकिन इस बार क्या, इस बार हम देखेंगे मैक्सिमम जो पैसा सरकार का चला जाएगा, रुपी गोज टू, सरकार के पास पैसा आ गया, ये हमने देखा कहाँ कहाँ से आएगा। ओके, लेकिन जाएगा कहाँ कहाँ पर, सबसे ज़्यादा खर्चा चला जाना 22% जो चला जाएगा, वो स्टेट्स को चला जाएगा, ग्रांट्स के रूप में स्टेट्स को देना है। और फिर इसी तरह से सरकार अलग अलग स्कीम चलाती, पेंशन में चला जाएगा 4%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर चला जाएगा 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से अंदर चला जाएगा 16%, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा 20%, डिफेंस के अंदर चला जाएगा 8%। डिफेंस हमने इस बार बढ़ा लिया अपना, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी कम किया है, अभी भी कम है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको समझ आया, इन 2 चीज़ों की आपको समझ आ गई, ये 2 चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। ये आपकी रिसिप्ट्स हैं, ये आपकी रिसिप्ट्स हैं। रिसिप्ट में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास बोरिंग से आएगा, इनकम टैक्स से 22% आ जाएगा, जीएसटी से 18% आ जाएगा, कॉरपोरेशन से कितना आ जाएगा, कॉरपोरेशन से 17% आ जाएगा। ओके, फिर पैसा कहाँ कहाँ पे सरकार ने देना है, सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर चला जाएगा, स्टेट्स को चला जाएगा, स्टेट्स, ताकि स्टेट्स जो है अलग अलग स्टेट्स वो खुद को डेवलप कर पाए। इंटरेस्ट पेमेंट में जो सरकार ने ये बोरोविंग की है, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। सरकार जो अलग अलग स्कीम चलाती है, उन स्कीम्स में चला जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 18%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। ओके, ये जा रहा है डिफेंस के ऊपर 8%, सब्सिडी जो सरकार ने देनी है 6% उधर चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी देखो, अगर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कहाँ से पैसा आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है बोरोविंग से 24%, कॉरपोरेशन टैक्स 17%, ओके, इनकम टैक्स 22%, जीएसटी टैक्स 18%, और जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, अब जाएगा कहाँ, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंट्रली सेक्टर स्कीम में चला जाएगा, स्टेट्स को चला जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेट्स को चले जाना है। तो ये कुछ ऐसी हमारे पास फिगर्स हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ज़रा एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स के साथ। तो रिसिप्ट्स हमने देखी 2 तरह की, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो रेगुलरली आ रहा है। तो रेगुलरली जो आ रहा है, जो सरकार के पास कहाँ से आएगा, टैक्स कलेक्शन से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा, इनकम टैक्स से आएगा, कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से जाएगा, यानी जो सरकार की रोज़ की इनकम है। तो सरकार को 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना आ जाएगा, सरकार के पास टोटल आ जाएगा 34.2 लाख करोड़। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ 34, तो 34 लाख करोड़ सरकार के पास आएगा। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ समझना, पहले सरकार के पास कितना आएगा, सरकार के पास आएगा 34 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके,
और सरकार को जो खर्चा करना है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो बार बार सरकार, जो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, जो एक बार में आएगा, ये आ गया सारा क्या, ये रेगुलर होगी सरकार की रेगुलर इनकम। कैपिटल रिसिप्ट क्या भाई, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, लोन से पैसा आ गया, ओके, यानी जो एक टाइम पे आ जाएगा वो कितना होगा, 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ कैपिटल रिसिप्ट से, और 34 लाख करोड़ जो है वो किससे आएगा, वो आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल जमा करो 34 और 16, इनको ही जमा करो, कितना आ जाएगा, 3 2 5, लगभग 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ के करीब सरकार के पास पैसा आने वाला है। ओके, खर्चा कितना होने वाला है, खर्चा यहाँ पर देखो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो खर्चा एक बार में होगा, एक बार में, यानी कि जहाँ पर सरकार हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, हाईवेज, रेलवेज, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करेगी, यानी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो जो लॉन्ग रन में इस्तेमाल होगा वो होगा 15.5 करोड़। कितना, 15.5 करोड़, 15.5 करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो डे टू डे खर्चा है सरकार का, डे टू डे खर्चा है सरकार का, वो कितना है, 39.4 करोड़। मैं रख लूँगा इसको 40 करोड़, 40 लाख करोड़, लाख करोड़। ओके, तो टोटल कितना बन जाएगा ये, 40 50 55 55। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 50, ये रफ एस्टिमेट, 50 लाख करोड़ सरकार के पास आ रहा है रिसिप्ट, 55 लाख करोड़ जा रहा है, यानी आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया। ये जा रहा ज्यादा है, आ रहा कम है। जब जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, डेफिसिट बोलते हैं, ये डेफिसिट क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को ये जो 5 लाख करोड़ का गैप आ रहा है, सरकार को करनी पड़ेगी बोरोविंग, सरकार को लेना पड़ेगा लोन की शक्ल में, ताकि इसको मैनेज किया जा सके। ये होता है फिस्कल डेफिसिट। और अच्छे से समझाता हूं। अब यहां पर एक तो हमने देखा कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ज्यादा है। हमने देखा हमारे पास लगभग 50 लाख करोड़ इनकम है, एक्सपेंडिचर लगभग 55 लाख करोड़ है, रफ। ओके, तो खर्चा ज्यादा है, इनकम क्या है, इनकम हमारे पास कम है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम देखो, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट कितने हैं, 34 लाख करोड़। मैं पॉइंट नहीं गिन रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। 34 लाख करोड़ है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो डे टू डे सरकार के पास आमदन आ रही है ना, आप जाकर मैगी पैकेट खरीद रहे हो, जो भी खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे हो, रेगुलर जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, जो शॉपिंग हो रही है देश के अंदर, रेगुलर इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट 34 लाख करोड़। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे का खर्चा है 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, यानी कि सरकार डे टू डे खर्चा भी नहीं निकाल पा रही अपना। डे टू डे भी जो सरकार का खर्चा है ना, रेगुलर रेवेन्यू बजट, देखो यहां पे समझो, बजट की मैं बात कर रहा हूं, बजट की, बजट में आ गया आपका एक हिस्सा है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में क्या है कि भाई डेली का बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट जो डेली पैसा आ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे के खर्चे हैं। तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा, यानी डे टू डे खर्चे जो हैं वो सरकार के ज़्यादा है। तो ये 40 लाख करोड़ और ये 34 लाख करोड़, यानी लगभग 6 लाख करोड़ का डेफिसिट यहाँ पर भी है। इसके लिए भी सरकार को बोरविंग करनी पड़ेगी, यानी डे टू डे सामान लेने के लिए भी उधार लेना पड़ेगा। तो आपको डेली प्याज, टमाटर, दूध, दही लेने के लिए भी आपको दुकानदार के पास जाके खाता खोलना पड़ रहा है, उससे उधारी लेनी पड़ रही है। इसका मतलब आप बड़े गरीब हो। ओके, ये है रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम समझ आई कि डे टू डे एक्सपेंसेस निकालने के लिए भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, बोरविंग करनी पड़ेगी। डे टू डे की खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे हैं। ओके, तो जीडीपी की बात करते हो, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है सामने, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा। अब इन डेफिसिट्स की बात करते हैं, डेफिसिट्स की बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको डेफिसिट दिखाया ना कि भाई डे टू डे खर्चे करने के लिए भी सरकार को क्या करना पड़ेगा, बोरविंग, सरकार को करनी पड़ेगी बोरविंग। इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि डेफिसिट कहाँ पर है, यहाँ पर डेफिसिट है, यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर है डेफिसिट, यानी कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है
आपके जब रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, ओके, और आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यहाँ पे समझो रेवेन्यू बजट आ गया। रेवेन्यू बजट में यानी कि जो रेगुलर बजट है, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो बार बार आप रिसीव कर रहे हो रेगुलरली, जो टैक्सेस की शक्ल पे आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो कंटिन्यूसली खर्चा आपको करना पड़ता है, सब्सिडीज़ देनी पड़ती है, सैलरीज देनी पड़ती है, पेंशन देनी पड़ती है। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे आ रहा है कम, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हो रहा है ज़्यादा। जब ये ज़्यादा होगा, जो अभी हमने देखा ये ज़्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, यहाँ पर जो ये गैप आ रहा है, यहाँ पर जो ये गैप आ रहा है, इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू ही डेफिसिट है आपका, डे टू डे जो इनकम है वही आपकी कम है, इसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा, इसमें भी एक चीज़ आती है जो इससे भी खतरनाक होती है। अब रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, सरकार क्या काम करती है, जैसे अभी हमने देखा, ये सरकार ने क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। ये जो 40 लाख करोड़ है, इसमें से कुछ पैसा चला जाएगा कहाँ पर, कुछ पैसा चला जाएगा स्टेट्स को। कहाँ चला जाएगा? कुछ पैसा चला जाएगा स्टेट्स को, स्टेट्स को चला जाएगा। ओके, सरकार जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाएगी, सरकार जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाएगी, सरकार ने जो शेयर स्टेट्स को अलग से डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है, कुछ पैसा तो चला जाएगा इस 40 लाख करोड़ में से, कुछ पैसा चला जाएगा स्टेट्स के पास ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें। अब मान लो 40 लाख में से, 40 लाख जो सरकार खर्चा कर रही है, उसमें से जाएगा 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ चला गया स्टेट्स को, ग्रांट्स की शक्ल में दे दिया कि आप लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, आप लोग अपने वहाँ डेवलप करो। ओके, तो वो 5 लाख करोड़ वो बेकार तो नहीं जाएगा, उससे तो ओवरऑल लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। लेकिन बाकी जो 35 लाख करोड़ होगा, बाकी जो 35 लाख करोड़ होगा, जो चला गया सैलरीज़ में, जो चला गया पेंशन में, जो चला गया सब्सिडीज़ में, ये जो 35 लाख करोड़ है, ये जो है ये बिल्कुल ज़ाया है। इससे कोई कैपिटल नहीं बनना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इससे क्रिएट नहीं होगा। इसको बोलते हैं अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट में से भी वो चीज़ें निकाल दो जिनसे कोई एसेट क्रिएट होगा। जब वो भी हट जाएगा, पीछे जो बचेगा, जो सिर्फ सैलरीज में चला जाएगा, जो सिर्फ पेंशन में चला जाएगा, जो सिर्फ सब्सिडीज़ के अंदर चला जाएगा, वो होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को लगता है इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट इतना भी बुरा, फिस्कल डेफिसिट इतना भी बुरा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। फिस्कल डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा वो इतनी भी बुरी बात नहीं, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है। आप सोच रहे होंगे ये बात तो हमने पहली बार सुनी, फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी के लिए अच्छा है। समझाता हूँ कैसे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। सरकार के पास टोटल रिसिप्ट कितनी होनी है? टोटल रिसिप्ट जानते हैं, 34 लाख करोड़, 34 और 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़। कितना बन गया? 6 4 10 को लगा 0, हासिल पड़ा 1, 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ सरकार के पास आना है। ओके, 50 लाख करोड़ आना है रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर कितना होना है? डेली एक्सपेंडिचर कितना होना है? 40 लाख करोड़। ठीक है, 40 लाख करोड़ जमा वन टाइम एक्सपेंडिचर होना है 15 लाख करोड़। कितना होना है? 15 लाख करोड़, यानी 55 लाख करोड़। 55 लाख करोड़ 55 खर्चा होना है। 55 लाख करोड़ क्या होना है? खर्चा होना है। 50 लाख करोड़ आएगा, 55 लाख करोड़ खर्चा हुआ, तो 55 में से 50 निकालो, 55 में से 50 निकालो, बीच में क्या बचा? 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ की यहाँ पे कमी है। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल है कि आपके जेब में है 150 रुपये। क्या? आपके जेब में है 150 रुपये, आपको ज़रूरत है 500 रुपये की, आपको ज़रूरत है 500 रुपये की, आपके जेब में सिर्फ 150 रुपये है, तो बाकी 350 रुपये आप क्या करोगे? कहाँ से लाओगे? आप किसी दोस्त से उधार लोगे, आज मुझे पैसे दो, जब मुझे आएंगे मैं आपको वापस दूंगा। ओके, वही प्रॉब्लम यहाँ पर है। सरकार के पास कितना है? 50 लाख करोड़ है। सरकार को ज़रूरत कितनी है? 55 लाख करोड़ की। 5 लाख करोड़ सरकार क्या करेगी? बोरो करेगी। 5 लाख करोड़ सरकार करेगी बोरो। ये जो बोरो किया जाता है ना, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो 5 लाख करोड़ आएगा सरकार के पास, ये जो 5 लाख करोड़ आएगा, सरकार क्या काम करेगी? सरकार क्या काम करेगी इसके अंदर? अब ये सारा पैसा जो है ये वेस्ट नहीं होगा। क्या? ये वेस्ट नहीं होगा। टोटल अभी हमने देखा। अब ये सरकार क्या काम करेगी? टोटल एक्सपेंडिचर 55 लाख करोड़, टोटल रिसिप्ट 50
लाख करोड़। अब ये जो 55 लाख करोड़ है, ध्यान से समझना, ये जो 55 लाख करोड़ है इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं ना, इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है 15 लाख करोड़ का, जो कहाँ पर चला जाएगा, जो चला जाएगा एसेट क्रिएशन के अंदर, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा देश का। तो जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते, फिस्कल डेफिसिट में ओवरऑल 55 लाख करोड़ में निकालूंगा, पूरा दोनों को मैं जमा करूंगा। जब मैं दोनों को लूंगा तो उसमें ये कैपिटल वाला भी तो होगा, ये कैपिटल वाला भी होगा, जिससे कैपिटल बनेगा। तो फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट जब हम निकालते हैं उसमें हम ओवरऑल सरकार का कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, दोनों देखेंगे। और इस एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं लगभग 15 लाख करोड़ तो इसमें चला जाना है, एसेट क्रिएशन में चला जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में चला जाना है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा अगर होगा इसका मतलब फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पर भी जा रहा होगा, तो ये उतना बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा है वो ये है बुरा, क्या वो ये है बुरा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि इसके अंदर वो ग्रांट्स भी हमने माइनस कर दी जो कहीं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर चली जानी थी। ओके, सो फिस्कल डेफिसिट आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, सरकार का ओवरऑल रेवेन्यू जब कम होगा और सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, ये होगा फिस्कल डेफिसिट, ये होगा फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर में अभी हमने देखा लगभग 15 लाख करोड़ तो कैपिटल क्रिएशन में जा रहा है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट उतना बुरा नहीं है। उसके बाद आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, अब ये जो रेवेन्यू है ना, ये दो तरह का है। एक रेवेन्यू जो है इसके अंदर एक तो होगा रेवेन्यू रिसिप्ट जो आ रहा है, और ये जो एक्सपेंडिचर है इसके अंदर क्या होगा, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जा रहा है। तो जब मैं सिर्फ रेवेन्यू निकालूंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी डे टू डे जो आ रहा है और डे टू डे जा रहा है, अगर ये डे टू डे वाला ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर भी जो मैं स्टेट्स को दे रहा हूँ पैसा ग्रांट्स के रूप में, अगर मैं उसको भी माइनस कर दूं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए एफआरबीएम एक्ट जब 2003 में लाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें उनने बताया क्या फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो, फिस्कल डेफिसिट इतना भी बुरा नहीं है। आपको अगर फोकस करना है तो फोकस करो किसके ऊपर, फोकस करो रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करने के लिए। देखो इसमें क्या बताया गया था, टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, कहा ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको तो खत्म ही कर दो। फिस्कल डेफिसिट अगर फिर भी 3% के करीब रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिस्कल डेफिसिट इतना भी बुरा नहीं होता, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है वो तो कैपिटल क्रिएशन के अंदर भी जाता है। लेकिन ये रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको खत्म कर दो, आपके यहाँ नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेंड दिखाता हूँ। यहाँ पर जरा ट्रेंड देखो, 2013-14 फाइनेंशियल ईयर जब पुरानी सरकार थी उनके टाइम पे ब्लू लाइन है, फिस्कल डेफिसिट कितना था, 4.5%, रेवेन्यू डेफिसिट था 3.2%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.9%। नई सरकार आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, कंटिन्यूसली हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, 4.1, 3.9, 3.5, 3.5, 3.4, सब कुछ कम हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 3.2, 2.9, 2.5, 2.1 कम हो रहा है। ओके, कम हो रहा है ना, ये भी कम हो रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो लगभग 1% के करीब आ गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 2016-17 के अंदर। तो 3.4 हमने देखा फिस्कल डेफिसिट 2018-19 के अंदर, 2018-19 के अंदर फिस्कल डेफिसिट 3.4% आ गया। वही एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो बोला था कि 3% लेकर आओ, वो बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर पड़ती है कोविड की मार, पूरी दुनिया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई, लोग घर में बैठ गए, कोई डिमांड नहीं, कोई सप्लाई नहीं, डिमांड एंड सप्लाई बैठ गई, प्रोडक्शन बैठ गया, इकोनॉमीज रिसेशन के अंदर चली गई, फिस्कल डेफिसिट भर गया। अब सरकार को खर्चा तो करना था, सैलरीज तो देनी थी, सब्सिडीज तो देनी थी, पेंशन तो देनी थी, सरकार के पास आ नहीं रहा था कुछ, क्योंकि आप मार्केट में जाके कुछ खरीदोगे फिर जाकर सरकार को टैक्स मिलेगा ना, सरकार को टैक्स आएगा कहाँ से, सरकार को तो टैक्स ही नहीं आ रहा था। तो सरकार के खर्चे ज़्यादा होते, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता, रेवेन्यू कम हो रहा था, इसलिए फिस्कल डेफिसिट 9.2% ऑल टाइम हाई। लेकिन सरकार जैसे कोविड हट गया, 2021-22 आप देखो कंटिन्यू 6.8, 6.4, 5.9, 5.8, 5. अभी के ट्रेंड्स देखो, 6.7, 6.4, 5.6, 4.8, और अभी के लिए जो 25-26 वाला है इसमें 4.4 लेकर आएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट जो हमने देखा, रेगुलर का जो खर्चा है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि रेगुलरली हमें जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी हमें
क्या करनी पड़ती, बोरविंग करनी पड़ती, उसके अंदर भी डेफिसिट है, उसको 1.5 लेकर आएंगे। बोला इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लगभग खत्म 0.8 के करीब हम लेकर आएंगे, ये सरकार ने कहा है। तो सरकार जब से आई है हमने देखा था कंटिन्यूसली ये गिर रहा था ग्राफ, कोविड के टाइम पे तो हर जगह बैंड बज गई थी, लेकिन यहाँ पर सरकार जो इसके ऊपर काम कर रही है, जो एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर आपके यहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट 4.4 बोला गया है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 के करीब, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.8 जो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ये भी नहीं रहना चाहिए। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जब गैप आता है तो उस गैप को फिल करने के लिए, गैप आ गया तो सरकार को क्या करना पड़ता है, बोरविंग करनी पड़ती है ना, पैसा लेना पड़ता है। तो पैसा कहाँ से लेगी सरकार, पैसे लेने के अलग अलग सोर्सेज है, आरबीआई से पैसा लेगी, कहीं और से पैसा लेगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेगी, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी जो आपके यहाँ डेफिसिट आ गया, जैसे अभी हमने देखा 50 लाख करोड़ तो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन 55 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है, वो 5 लाख करोड़ आपने कहाँ से लाना है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस चीज़ को छोड़ दो, ये उतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, बस ये टर्म याद रख लेना, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो मैंने समझा दी। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो सरकार ने क्या बताया, सरकार ने ये बताया न्यू टैक्स रेजीम के अंदर देयर विल बी नो इनकम टैक्स पेएबल अप टू 12 लाख। तो यहां पर एक बहुत खुशी की बात है मिडिल क्लास के लिए। 12 लाख का मतलब क्या है, फिलहाल तो मैं ये समझाता हूं, ये तो आपने न्यूज में देखा होगा कि अगर 12 लाख तक की इनकम है आपकी तो उसके ऊपर आपको किसी भी किस्म का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, 12 लाख, 12 लाख का मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख भी है ना, जैसे कि साल के अंदर 12 महीने, तो अगर मैं महीने का 1 लाख मेरी इनकम है, 1 लाख मेरी इनकम है, तो साल की कितनी बन गई, 12 लाख। तो साल के अगर 12 लाख बन गई तो इसका मतलब मुझे किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खास करके मुझे एस्पिरेंट्स मैसेज करके बोल रहे, कहते सर आपने बोला 12 लाख तक जो है किसी भी किस्म का टैक्स नहीं है, लेकिन हम देखते हैं 4 से 8 लाख वालों के ऊपर 5% है, 8 से 12 लाख वालों को 10% है। देखो इसका क्या मतलब है, बहुत आसान है, सिंपल मैथ से यहाँ पे ध्यान देना। सरकार ने तो इन जनरल सीधे बता दिया ना कि भाई जो 12 लाख तक हैं उनके ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं है, क्या किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 का यहाँ पे डाल दिया है। देखो सरकार ने क्या बोला कि यहाँ तक आप, फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, अगर 12 लाख तक की कमाई है कोई टैक्स नहीं भरना है, कोई टैक्स नहीं भरना, वो सारा आपके पास रहेगा। लेकिन ये जो 12 से ऊपर हैं, ये जो 12 से ऊपर हैं इनके ऊपर तो टैक्स लगना है ना, तो ये उसके लिए है, उसके लिए है ये। आप देखो कैसे, जैसे उन्होंने बताया 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना, लेकिन 4 से 8 के बीच में कितना टैक्स भरना है, 5% टैक्स भरना है, 5% टैक्स भरना है। अब ये 5% टैक्स कैसे होगा, ध्यान से समझना। अब 0 से 8 लाख, अब सॉरी 4 से 8 लाख इनकम जो है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, 4 लाख 8 लाख, इसमें जो पहले 4 लाख हो गए इसके ऊपर तो 0 होगा, लेकिन उसके बाद 4 लाख से जैसे आप ऊपर चले गए 5 लाख 6 लाख, उसके ऊपर कितना, फिर 5% आपको भरना पड़ेगा। 5%, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, उसके ऊपर भरना पड़ेगा। फिर यहां पर 8 से 12 लाख, देखो 8 से 12 लाख, मान लो अगर कोई 12 लाख कमाता है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अब इसमें भी जो पहला 4 लाख होगा इसके ऊपर तो कोई नहीं है, क्योंकि 0 से 4 जो है इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, इसके ऊपर कोई कमा। लेकिन आगे आने वाले 4 लाख के ऊपर कितना होगा, आगे आने वाले 4 लाख पे ये 5%, फिर उसके बाद 4 लाख पे फिर से 5%, हो गया 10%, है ना। इसी तरह से जो 12 से 16, अब जो 12 से 16 कर रहा होगा, जो 12 से 16 लाख के बीच में कमा रहा होगा, तो ये उसके ऊपर है कि 12 से 16 जब कमा रहा है तो 4 4 4 4, तो पहले 4 के ऊपर उसको कुछ नहीं, लेकिन आगे वाले 4 पे 5, आगे आने वाले 4 पे 5, आगे आने वाले 4 पे 5, 5 5 5 15। ओके, तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो 12 से ऊपर कमा रहे हैं ना, उनके ऊपर फिर ये ऐसे टैक्स लगने लग जाएगा, 15% से ऊपर शुरू हो जाएगा। जो नीचे वाले हैं उनके लिए तो सीधे 0 है कि भाई आपको नहीं देना। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप बस इतनी चीज अपने माइंड में रखो, इतनी चीज माइंड में रखो, अगर आप 12 लाख तक कमाते हो, यानी कि 1 लाख, रफली 1 लाख पर मंथ अगर आप कमाते हो, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, सो नो पर्सनल इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। ओके, किसी भी किस्म का टैक्स नहीं होगा। साथ ही साथ 12.75 लाख की जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन यानी जिनको एक तो आ गया ना कोई और सोर्स से होगा, लेकिन दूसरे जिनकी सैलरीज होगी, तो अगर 12.75 लाख भी उसके पास आता है तो उसको भी जो है 75,000 का यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। यानी कि जिस तरह से आप सब्सिडीज देते हो ना, आपने गैस लिया, गैस के ऊपर बाद में सब्सिडी मिलती है,
तो वो वापस आ जाता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। तो आपको वो ओवरऑल जब वो रिबेट हो जाएगा, वापस आ जाएगा, तो वो आपको 0 ही हो जाएगा, यानी आपने कुछ भरा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने में क्या हो रहा है, क्योंकि अब सरकार को यहाँ पे छूट देनी पड़ रही है, सरकार का 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ जो है, 1 लाख करोड़ चला जा रहा है इसी के अंदर। ओके, सो आई होप ये बजट एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ, माय नेम इज़ बाबर हुसैन, आई एम जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस की जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती है जनरल स्टडीज़ की, वो मेरे द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। और ख़ास करके सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम चल रहा है 2 दिसंबर से हमने उसकी क्लासेस स्टार्ट कर ली थी, सिलेबस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। जो भी कंपोनेंट उनके अंदर थे, हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, वो सारे कंपोनेंट जो है कंप्लीट करवा चुके हैं, इंडिया पर्सपेक्टिव से भी और जम्मू एंड कश्मीर के भी पर्सपेक्टिव से भी। आप ऐप के ऊपर जाइए, ऐप के ऊपर वहाँ पर आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस जो हमने ली थी उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद मी, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर डिस्कशन, क्विजेज वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर हम अच्छे से करते हैं। ओके, तो ये था आज के बजट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।